हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आसिया क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन का अगर हम अध्ययन करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं, तो हम व्यंजनों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उच्चारण के आधार पर कि उच्चारण का स्थान क्या है, और दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। इसमें से परीक्षाओं में बहुत प्रश्न किए जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो उसमें ये प्रश्न ज़रूर आते हैं, इसलिए इसका अध्ययन करना मेरी समझ में अति आवश्यक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजन होते क्या हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन हो, यानी हम लेखन तो करें किंतु उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के क्या है कि यानी हम उसको लिख तो सकते हैं, अर्थात हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन उसका हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। क्योंकि आप कोई भी व्यंजन बोल लीजिए, का, खा, गा, इसमें सब में आ की आवाज़ आती है। कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जो स्वतंत्र हो स्वर से। स्वर के बिना कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं है, यानी स्वतंत्र होते हुए भी व्यंजन स्वर के अधीन है। स्वर के बिना व्यंजन की कल्पना उच्चारण की दृष्टि से नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र रूप से इनका लेखन तो अवश्य होता है, किंतु इनका स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है उच्चारण। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जब ये व्यंजन है तो व्यंजन की कोई माला भी होगी, जैसे स्वर की माला थी, जैसे पूरा हमने आपको बताया कि वर्ण है तो वर्णमाला है। वर्णमाला के अंतर्गत दो आते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर की स्वरमाला है, स्वरमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। वैसे ही व्यंजनमाला है, व्यंजनमाला में कुल आपके 33 वर्ण हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण अगर हम कर रहे हैं सबसे पहले उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो होते हैं मुख के विभिन्न अवयवों के सहायता से किया जा सकता है। यानी कि जो आपका माउथ है, मुंह के अंदर का पार्ट्स हैं, वो आप कहाँ पर कौन सा अक्षर आपका काम कर रहा है, किस तरह से वो वहाँ पर प्रयोग में किया जा रहा है, इसका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन कहाँ कहाँ हमारा स्पर्श करता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कंठवर्ण। कंठवर्ण में क्या है? कंठवर्ण यानी गले से। ये जो का वर्ग के जितने भी आपके देखिए, ये का वर्ग में जितने भी आपके का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपके कंठवर्ण में आते हैं। अगर हम तालव यानी तालु की बात करें, तालव्य की, तो इसमें आपके चा वर्ग के आते हैं अक्षर, व्यंजन आते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। अगर हम मूर्धन्य की बात करें तो ये मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य होता है जो आपकी नाक और आपके मुंह के बीच का स्थान होता है, वो मूर्धन्य होता है। वहाँ से जो आपके शब्द आपके ये वर्ण निकलते हैं वो होते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य में आपका टा वर्ग आ जाता है। इसमें आपके 5 वर्ग, इस वर्ग के 5 व्यंजन आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो ये टा, ठा, डा, ढा, अड़ा जो है ये आपके मूर्धन्य में आते हैं। अगर हम दंत की बात करते हैं कि दंत में फिर कौन सा आता है, तो दंत में आपका ता वर्ग आता है। बोल के आप देख लीजिए, ता, था, दा, धा। तो ये जितने हैं ये सब आपके दांत पे आपकी जिह्वा ज़रूर टच कर रही है। अगर हम बात करते हैं पा की, तो पा, फा, बा, भा, मा। बोल के देखिए आप, पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके सारे लिप्स जो हैं दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं। अगर इसी तरह आप का को भी आप बोल के देख लीजिए, का वर्ग को, का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये आपके कंठ से, गले से आवाज़ आ रही है। अगर आप चा वर्ग को बोलेंगे इसी तरह, चा, छा, जा, झा, इया, तो आपकी टंक, आपकी जो जिह्वा है ये जाकर तालु को आपके टच करती है। लेकिन ये जो टा वर्ग है ये जाकर आपके ये जो मुंह के और आपके नाक के बीच का हिस्सा है यहाँ पर मूर्धन्य में छूता है, टा, ठा, डा, ढा। तो ये आपका
मूर्धन होगा। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो स्पर्श व्यंजन है ये जो है स्पर्श कहाँ कहाँ होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। ये स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श व्यंजन में हमारी जिह्वा कहाँ कहाँ टच करती है हमारे मुंह के अंदर। हमारे मुंह के अंदर जिस भी जगह से अध्ययन कर रही है वहाँ पर ये आपका उसी वर्ण में आता है। यानी ये कुल मिला के आपके अगर स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं तो आपका ये वर्ण जो है ये भी आप देख लीजिए क्या क्या कहलाते हैं। कंठ कहलाते हैं, तालव कहलाते हैं, मूर्धन कहलाते हैं, दंत और ओष्ठ कहलाते हैं। तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें अब आगे वत्सर्व देख लेते हैं। वत्सर्व क्या है? सा, जा, रा, ला। इसमें ये 4 आपके वर्ण आते हैं, 4 व्यंजन आते हैं और ये जो 4 व्यंजन हैं ये आपके दांतों की जड़ से निकलते हैं। यानी जहाँ से आपके दांत उगे हैं ना वहाँ पर से ये आपके व्यंजन बोले जाते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे जा है, ये जा नहीं है। जा तो आपका निकलता है कंठ से, ये जा है। जैसे आपको जेबरा लिखना होता है तो जेबरा में अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो जेबरा होगा, वो जेबरा होगा, जेबरा नहीं होगा। उस जेबरा को लिखने के लिए आप उसके नीचे जा के नीचे एक जब बिंदु लगाते हैं तो वो आपका जा बनता है और आप उसको वत्सर्व से कहते हैं। उसके बाद आपका दंतोष्ठ है। ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर, ऐसे आपके व्यंजन जो दांत और ओठ दोनों से निकलते हैं, यानी नीचे का होठ और ऊपर के दांत दोनों मिल जाते हों। ये आपके 2 अक्षर कौन से हैं? एक होता है वा और दूसरा होता है फा। ये जैसे भी मैंने जा से जेबरा बताया वैसे ही ये फा है। ये फा नहीं, ये फा से फल होता है, ठीक है। और फा से जैसे आपको फिरोजी कहना हो, ठीक है, फ्रॉक कहना हो तो आप जो एफ से वर्ड करते हैं, आप फ्रेंड लिखते हैं इंग्लिश में, आप एफ से लिख देते हैं, लेकिन जब आपको फ्रेंड हिंदी में लिखना होगा तो आप फ्रेंड लिखेंगे। तो फ्रेंड तो होता नहीं है, होता है फ्रेंड। तो उसके नीचे ये एक बिंदु लगाते हैं, उसको कहते हैं फा। तो ये आपका दंतोष्ठ से निकलता है। अगर हम बात करते हैं अब स्वर यंत्रीय व्यंजन की। स्वर यंत्रीय व्यंजन यानी स्वर यंत्र से निकलते हैं, यानी अपने आप ही निकल आते हैं, आसानी से निकल आते हैं। इसमें आपका हा व्यंजन आता है। तो अब हम जान लेते हैं कि नासिका क्या है। नासिका जो नाक से वायु जहाँ से निकलती है, टच होती हुई, रगड़ती हुई निकलती है, ये नासिका कहलाती है। नाक से निकलने वाली वायु या ध्वनियाँ नासिका कहलाती हैं। इनको आप ये कौन कौन से हैं? तो इसमें अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है, माँ है, ये आपकी नासिका हैं। ये आप ध्यान से देखिए तो स्पर्श व्यंजन में ये जितने वर्ग हैं इनके 5वें व्यंजन या 5वें वर्ण आपके नासिका कहलाते हैं। तो नासिका क्या है? जो नाक से निकलती है। जिन ध्वनियों को हम नाक से रिलीफ करते हैं, नाक से निकलती है, वो आप इतना समझ लीजिए कि वो नासिका होती है, ठीक है। नासिका में प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है? नासिका कहलाता है। तो उच्चारण के आधार पे अगर हम बात करते हैं, व्यंजनों के वर्गीकरण करें तो उच्चारण के आधार पर एक होता है और एक होता है प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पर 2 भाग फिर हो जाता है। एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण। और अगर प्रयत्न के आधार पर देखें तो इसमें भी 2 भाग हो जाते हैं, अघोष और सघोष। इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर ये क्या है, ये प्राण या श्वास के आधार पर क्या है। तो ये उच्चारण करते हुए सभी व्यंजनों के उच्चारण में जो श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती है, कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, कहीं कम कहीं अधिक होती है। तो इसके आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। उच्चारण के लिए अगर हम देखें तो श्वास कहीं पे हम बहुत गहरी लेते हैं और कहीं पे हल्के से छोड़ देते हैं। इसके आधार पर जब हम व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं तो ये हो जाता है आपका उच्चारण के आधार पर। इसमें क्या है? एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अगर हम प्रयत्न के आधार पर देखें तो प्रयत्न के आधार पर क्या होता है? तो ये जो स्वर यंत्री में श्वास का कंपन होता है, यानी कितना हमारी श्वास कांप रही है, कंपन है, उसके आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो ये 2 भाग हो जाते हैं। एक होता है आपका अघोष और दूसरा होता है सघोष। सघोष को कभी कभी घोष भी खाली लिख दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने तो सघोष और अघोष और सघोष 2 बताया था, ये घोष कहाँ से आ गया।
तो अभी एक परीक्षा कोई हुई थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो उसमें केवल घोष लिख दिया था, ये सा लिखना भूल गए थे। तो अगर ये घोष केवल दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि सघोष के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं अब आपको बताती हूँ कि ये अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, अघोष और सघोष क्या होते हैं, इनके रचना किस तरह की जाती है। तो उच्चारण के आधार पर सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको। तो अब हम बात कर लेते हैं अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो अल्प प्राण आता है। देखिए आप इसमें का वर्ग में का, चा, ये देखिए का वर्ग का च का है, चा वर्ग में चा यानी पहला जितना है का, चा, ता, टा, ता से ये पा जितने हैं ये आपके का वर्ग का पहला अक्षर है। ये जितने वर्ग हैं इसमें पहला, ये तीसरा गा, जा, डा, दा, बा यानी प्रत्येक का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये नासिका भी होते हैं ना। तो ये जितने हैं ये पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन ये प्रत्येक वर्ग का आपका अल्प प्राण है। सभी अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी रा या रा लावा ये जितने भी अक्षर हैं ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। तो अल्प प्राण में कुल कितने अक्षर होंगे? अगर तो आप ये देखिए प्रत्येक में 5 5 हैं, 5 के 15 और ये 4 19, इनकी कुल संख्या कितनी है? 19 है। कुल संख्या अल्प प्राण की कितनी है? 19 है। तो 19 ये जो आपके हैं ये अल्प प्राण हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे महाप्राण की। तो ये महाप्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे अल्प प्राण में वायु का कम प्रयोग होता था तो उसे अल्प प्राण कहते थे, और जहाँ पर वायु का अधिक प्रयोग होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक प्रयोग की जाती है वहाँ क्या होगा? महाप्राण होगा। इसमें प्रत्येक वर्ग का कौन कौन से जो ये बचे हुए हैं ये प्रत्येक वर्ग के वो इसमें महाप्राण में आ जाएंगे। तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आ गया था, तो अब कौन सा बचा? दूसरा और चौथा। दूसरे में का के बाद खा है, खा, छा, ठा, था, फा, और घा, झा, ढा और धा, मा, भा। तो ये जो 5 5 हैं यानी कुल मिला के ये 10 हो गए इनकी संख्या। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, वहाँ पे अल्प प्राण में क्या था? अंतस्थ व्यंजन थे। यहाँ पे आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म कितने हैं? 4। तो 10 और 4 कितने हो गए? 14। तो ये महाप्राण की संख्या कितनी है? 14 है। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 19 है। और 19 और आपके 14 मिलके कितने होते हैं? 33 होते हैं, यानी 33। हमने व्यंजनों की संख्या कितनी बताई? 33। तो आपको पता चल गया कि महाप्राण और अल्प प्राण में कितने कितने व्यंजन होते हैं, टोटल व्यंजन की संख्या कितनी है, ये मैंने आपको क्लियरली बताया है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ कि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और ऊष्म व्यंजन के शा, शा, सा, हा यानी कि चारों ये शा, शा, सा ये तो आपके ऊष्म व्यंजन हैं। हा भी इसके साथ आपका ये मिलकर क्या हो जाता है? ये आपके 4 व्यंजन ये हो जाते हैं। ये चारों वर्ण आपके, और ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे यानी 10 और 4 मिलके 14, और अल्प प्राण में 19 और 14 मिलके 33। तो और व्यंजनों की संख्या हमारी 33 है। इसलिए कुल मिला के कितना हमारा हो गया? अल्प प्राण और महाप्राण उच्चारण के स्थान पे मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, ये प्रयत्न के आधार पर कैसा प्रयत्न? स्वर यंत्री में श्वास का कंपन के आधार पर जब हम किसी भी व्यंजन का विभाजन करते हैं तो ये 2 भाग में मिलता है। एक होता है, मैंने अभी आपको बताया, अघोष और सघोष। अघोष क्या होता है? तो ये अघोष जो है आपका क्या है? तो अघोष आप सबसे पहले समझ लीजिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, यानी कंपन आपके जो ये स्वर यंत्रिका आपके शरीर में है ना, इसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है। पहला और दूसरा व्यंजन आता है। देखिए का, खा, चा, छा, ठा, ठा, ता, था,
फा फा, यानी कुल मिला के कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, और इसके साथ इसमें क्या आता है? ऊष्म व्यंजन आते हैं, शा 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 और सा, यानी ये 3 व्यंजन ये हो गए। तो कुल मिला के इनकी संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। तो ये जो अघोष है, इसमें आपके शरीर में जो आपके वायु आपका यंत्र है, आपके शरीर के अंदर स्वर यंत्रिका जिसको कहते हैं, इसमें आपका कोई भी कंपन जब ना हो तो आप समझ लीजिए कि ये आपका क्या है? अघोष है। अघोष। और अगर आप इसमें और अध्ययन करना चाहें तो इसके विषय में मैं एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। दूसरा आपका होता है सघोष। सघोष आपका क्या होता है? सघोष के बारे में भी अध्ययन कर। तो ये जो सघोष होते हैं, कभी कभी ये मैंने आपको बताया कि इसको केवल घोष भी लिख देते हैं, तो आप घबराइए नहीं, सघोष को ही घोष भी लिख देते हैं। तो सघोष क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है। उसमें क्या था? नहीं होता। तो इसमें जिन स्वरों के या जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है वो क्या हो जाते हैं? वो होते हैं आपके सघोष। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। जैसे वो दोनों निकल गए तो अब इसको तो इसमें काउंट करेंगे नहीं, तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो आपका अक्षर है प्रत्येक वर्ग का, इसमें समाहित होता है। तो ये देखिए, गा घा अंगा जा झा इया डा ढा अड़ा दा धा ना और बा भा मा, ये कुल मिला के कितने हो गए? इनकी संख्या हो गई 15। कितनी हो गई? 15। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि स्वरों की संख्या 11 होती है। इनके साथ जितने भी ये स्वर हैं, जितने भी स्वर, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो 11 उनकी संख्या आप जोड़ लीजिए, तो 15 और 11 हो गए 26। ठीक है, 26। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ हो गए। प्लस हा, प्लस हा, वहाँ पे हा नहीं था ना, यहाँ पर आप प्लस, ये ऊष्म व्यंजन में हा नहीं होगा, सघोष में होगा, अघोष में हा नहीं होगा। तो यहाँ वहाँ पे 3 ही व्यंजन थे ना, तो ये हा कहीं तो जाएगा, कहीं तो काउंट होगा, तो हा जो है अंतस्थ व्यंजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपका 15 था और ये आपके 11 थे, 26 ये हो गए थे और यहाँ पर 5, तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 31 हो गए। तो ये आपके इनकी संख्या कितनी हुई? 31 हो गई। ठीक है, 31। अगर हम इसमें स्वरों की बात ना करके केवल व्यंजन की बात करें तो 15 ये हो गए, 5 ये हो गए, 20 और 13 उसमें हो गए, आपके अघोष में हो गए। तो 20 और 13 33 आपके व्यंजन हो गए। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर केवल सघोष को जोड़ा है तो ये 15 11 यानी ये स्वर को भी जोड़ लिया, 26 और 5 31। तो ये 31 जो हैं ये आपके क्या हो गए? ये टोटल आपके सघोष में आ गए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहीं पर स्वरों का वर्गीकरण भी जान लेते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। तो स्वर का कहाँ पर कैसे प्रयोग होता है? तो स्वर का सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्वर जो होते हैं ये आपके 6 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में बटे हुए हैं? 6 भागों में बटे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आता है, आपको पता है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। ये क्या है? ये आपके स्वर हैं, 11 हैं। तो ये सबसे पहले अगर हम देखें तो मध्य स्वर आ है, छोटा आ, बड़ा आ नहीं है, छोटा आ है, जो मध्य स्वर है। यानी कि आप जब आ बोलते हैं आ, तो ये मध्य से आपकी आवाज़ निकलती है। अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो इसमें क्या है तो आपका पीछे जीभ के पिछले हिस्से से आपकी आवाज़ आती है, हलक कंठ से, मान लीजिए कंठ के पास से, कंठ नहीं कहेंगे, पश्च स्वर इसको बोलेंगे। बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है। 2 बार छोटा ऊ हो गया है, ये बड़ा ऊ हो गया है 2 बार। ये बड़ा ऊ नहीं, एक छोटा ऊ है, एक बड़ा ऊ है। इसके बाद आता है आपका अग्रस्वर, यानी आपकी जिह्वा की जो ये एकदम आगे का पार्ट है, एकदम नोक वाला, ये यहाँ से स्टार्टिंग है
वो आपका अग्रस्वर कहलाता है। इसमें छोटी ई, बड़ी ई और री, छोटी ई, बड़ी ई और री आता है। ठीक है, इसके बाद कंठ तालु। कंठ तालु स्वर क्या है? ऐसे स्वर जो आपके कंठ और तालु दोनों जगह आपकी जिह्वा छूती है। इसमें आपके ए और ए आते हैं। क्या आते हैं? ए और ए आते हैं। इसमें एक और है, मैंने आपको 6 बताया था, 7 है। एक होता है आपका कंठ ओष्ठ। क्या है? कंठ ओष्ठ, यानी जो गले और होठ से निकले, उसमें आपके 2 आपके स्वर आते हैं। एक होता है ओ और एक होता है औ। ठीक है, ओ और औ यहाँ पे शायद टाइप नहीं हो पाया है, तो आप इसको जान लीजिए कि ओ और औ आपके कंठ ओष्ठ हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है अयोगवा। अयोगवा मैंने इसके पहले भी स्वरों में बताया है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि कंठ अयोगवा जो है अंग और आहा जो योग ना होते हुए, यानी कि ये अक्षर योग नहीं होते हुए भी इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये अयोगवा कहलाते हैं और इसमें अंग और आहा आते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक क्या है? अनुनासिक आपका जो है नाक से निकलता है। अभी इसमें मैंने आपको इसकी काउंटिंग अगर बताएं तो इसमें भी काफ़ी आपको मिल जाएगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए हमको कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो ये अनुनासिक में आहा भी आता है। प्रत्येक वर्ग के 5वें व्यंजन के या वर्ण के साथ आहा जो है अनुनासिक है। मैंने इसके पहले अभी बताया था ना कि प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन, तो ये इसके साथ आहा भी अनुनासिक में। अगर पूछा जाए अनुनासिक की संख्या कितनी है तो आप बताइए 6 है, यानी कि 5 व्यंजन और ये एक आहा। एक री के विषय में रोचक जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पे देना ज़रूरी समझती हूँ। तो री एक ऐसा स्वर है जो मूर्धन्य भी है, हर्ष स्वर भी है, अग्र स्वर भी है, आवर्तमुखी भी है, स्वर भी है, सघोष सभी के अंतर्गत आता है। री संस्कृत में आता है। आप जानते हैं कि ये तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है। हिंदी में खूब प्रचलन है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो इसलिए ये जो री है ये आपका ऐसा स्वर है जो मूर्धन्य भी है, हर्ष भी है, अग्र भी है, आवर्त मुखी भी है और सघोष सभी प्रकार की ध्वनियाँ इसमें से निकलती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आपके कहीं ना कहीं आपके काम अवश्य आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ आपकी आसिया मैम आज के लिए आपको बाय कहती है। आपका दिन अच्छा हो और आपको जिस विषय पे वीडियो चाहिए आप मुझसे बताइएगा, मैं अगला वीडियो उसी के लिए लेकर आऊँगी।